नमस्कार साथियों। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल पर। तो आज हमने यहाँ तक कई एंशिएंट हिस्ट्री के कई पार्ट, कई चैप्टर जो है वो पढ़ लिए हैं। हमने गुप्त काल को पढ़ लिया है, मौर्य वंश को पढ़ लिया है, तो मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ लिया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के काफी हमने चैप्टर क्लोज कर लिए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा पुष्यभूति वंश के बारे में, या इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्थापना है, जो इसके संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे, और ये हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है। जब मैंने हिस्ट्री टाइमलाइन पढ़ाई थी तो उसमें भी हर्षवर्धन कन्नौज के बारे में बताया था। तो आज मैं डिटेल से आपको हर्षवर्धन के बारे में और वर्धन वंश के बारे में पूरा मैं बताऊंगा। तो जब गुप्त काल खत्म होता है, गुप्त काल जैसे ही कमजोर होता है, तो मध्य एशिया से होनों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। भारत पर होनों के आक्रमण, कई आक्रमण जो है वो भारत पर होनों ने किए थे। तो होनों के जैसे ही आक्रमण शुरू हो जाते हैं, कोई सत्ता, मैं पहले बता चुका हूं, जैसे ही कोई सत्ता कमजोर होती है या कोई शासक कमजोर होता है, तो बाहर की जो आक्रमणकारी है उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो यही वजह रही है कि होनों ने भी आक्रमण शुरू कर दिए थे। होन एक जाति थी, एक शासक थे, प्रजाति थी जो कि मध्य एशिया की प्रजाति थी। इन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए थे। तो आज मैं वर्धन वंश के बारे में बताऊंगा। इसके जो हमें प्रमाण मिले हैं वो स्रोतों से मिले हैं, इनके सिक्कों से मिले हैं वर्धन वंश के बारे में। तो हमारे पास स्रोत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बाणभट्ट का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे, जो हर्षवर्धन हुए आगे फिर जाकर बताऊंगा। तो उनके दरबारी थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने 2 पुस्तकों की रचना की थी। ऐसे तो कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की, लेकिन जो उनकी प्रमुख 2 पुस्तकें हैं उनकी रचना की है। एक आता है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। जो हर्षचरित है, इसमें हर्षवर्धन के पूरी जानकारी, पूरी बाय डिटेल पूरा इस पुस्तक में बताया गया है, जो कि बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद जो चाइनीज यात्री थे वेदसांग भी हर्षवर्धन के ही समय भारत में आए थे, जो कि चाइनीज यात्री थे, एक चीनी यात्री थे, और इसी को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सीयूकी में इसने अपनी जो यात्रा का वर्णन है वो पूरा लिखा है कि कैसे वो चाइना से आता है, फिर वो हमारे भारत में कहां कहां जाता है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में कहां कहां घूमता है। तो उसका जो वर्णन है वो सारा उसने इस पुस्तक में सीयूकी में लिखा है। सीयूकी ये चाइनीज भाषा का शब्द है, इसमें इसने ये पुस्तक अपनी नाम रखा है। उसके बाद आता है एक महाकवि हुए कल्हण के बारे में आप लोगों ने लगभग सब ने सुन के रखा होगा, क्योंकि जो राजतरंगिणी है, एक बहुत ही विशेष पुस्तक है राजतरंगिणी, वो कल्हण की रचना है। कल्हण ने इसको लिखा था। तो यहां से हमें प्रमाण मिलते हैं। फिर उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय एक राजा थे, आगे बताऊंगा। पुलकेशिन द्वितीय हुए एक राजा, उनके लेख हैं, अभिलेख लिखा है उन्होंने, एहोल अभिलेख लिखा है। उसमें हर्षवर्धन और उस पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन उसमें मिलता है। उसमें एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, एक युद्ध हुआ था, तो उसमें हर्षवर्धन की जो है वो हार हो जाती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। तो उसका जो वर्णन है वो एहोल अभिलेख में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहां बताता हूं, मैप के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि मैप से थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टों में मैंने अब मैप का सहारा नहीं लिया था, क्योंकि यहां पर मैप का सहारा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक राज्य दूसरे पर आक्रमण करता है, दूसरे राज्य की दूसरे से मित्रता होती है, एक लड़की उसको देता है, तो वो कुछ इस तरह से समझना जरूरी हो जाता है। तो जो वर्धन वंश था वो हरियाणा के थानेश्वर, उनकी राजधानी जो थी वो क्या थी, थानेश्वर। और ये
पश्चिम भारत में पड़ता था। ये पूर्वी भारत आता है, ये उत्तरी भारत आता है, ये दक्षिणी भारत आता है और ये पश्चिमी भारत आता है। तो ये पश्चिमी भारत में इसका उदय देखने को मिलता है वर्धन वंश का। अब वर्धन वंश की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति इसका संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ थानेश्वर हरियाणा में है। इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर बनाया था। और जो प्रमुख शासक हुए, फिर जो उसके प्रमुख शासक हुए वो थे उसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है वर्धन वंश का। जो प्रमुख शासक क्या कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने हूणों को हराया था। हूण जब मध्य एशिया से यहाँ भारत में आते हैं तो हूणों को उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही रोक दिया था और हूणों को हरा के इन्होंने भगा दिया था। हूण इनके नाम से भी डरते थे। एक बात बता दूं, हूण इनके प्रभाकर वर्धन के नाम से भी डरते थे। इतना प्रभावशाली थे ये प्रभाकर वर्धन। जो क्योंकि हूण एक बहुत ही क्रूर प्रजाति थी, घोड़े का मांस उनका प्रिय भोजन था। तो ये किससे डरते थे? प्रभाकर वर्धन से बहुत डरते थे। और प्रभाकर वर्धन ने कई उपाधियां धारण करके रखी हुई थी। इन्होंने एक उपाधि धारण की, उसका नाम रखा था महाराजाधिराज और दूसरे का नाम था परम भट्टारक। परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो प्रभाकर वर्धन ने धारण करके रखी थी और यही प्रमुख वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वर्धन वंश के। उसके बाद इनका जो विवाह है वो यशोमती से हुआ था। किससे? यशोमती से हो गया था और इसको 3 संतानें हुई थी। यशोमती से 3 संतानें प्राप्त हुई थी। प्रभाकर वर्धन को 3 संतानें हुई। कौन कौन सी? नंबर 1 आता है, 2 इनके पुत्र हुए थे और 1 पुत्री हुई थी। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन। जो इसका छोटा बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन और एक बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री इनकी बेटी थी और हर्षवर्धन इनका छोटा बेटा था। और इसने राज्यश्री ने, प्रभाकर ने क्या किया, जो राज्यश्री इसकी पुत्री थी उसके कन्नौज के शासक गृह वर्मा से अपनी पुत्री का जो विवाह कर दिया था। ये था कन्नौज, यूपी में कन्नौज का जो कन्नौज का गृह वर्मन था वो गोखड़ी वंश से ताल्लुकात रखता था, वो गोखड़ी वंश का था और उसके साथ इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जो थानेश्वर से अपनी बेटी को विवाह कहां कर दिया था? यहां कन्नौज में। तो अपनी बेटी का विवाह जो कर दिया तो उसके बाद होता क्या है कि प्रभाकर विवाह कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक बना कौन? राज्यवर्धन। जो राज्यवर्धन था इसका बड़ा बेटा था तो उसने राजगद्दी को संभाला। अब राजगद्दी संभाला तो इधर दूसरी तरफ क्या होता है, एक मालवा का शासक था देवगुप्त। ये मैप मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मालवा का शासक था देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या किया? आक्रमण कर दिया कन्नौज पर। जब कन्नौज पर आक्रमण कर दिया इसने तो गृह वर्मा की हत्या कर दी। गृह वर्मा की हत्या कर दी और इसकी पत्नी को यानी राज्यवर्धन की बहन को इसने राज्यश्री को बंदी बना लिया और अपनी कैद में डाल दिया। अपनी कैद में डाल दिया इसने और इसने शासक इसको अपनी उसकी बेटी को, किसकी बेटी को? जो संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बेटी को, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और फिर राज्यश्री को अपनी कैद में डाल दिया। अब जो राज्य संभालते हैं वो राज्यवर्धन थे। राज्यवर्धन को अब दुविधा में पड़ गए राज्यवर्धन। 2 उनके सामने दुविधा थी, एक अपनी बहन को बचाना था और दूसरा
उसको कन्नौज को आजाद कराना था, क्योंकि कन्नौज पर अधिकार कर लिया था देवगुप्त ने। अब देवगुप्त से कन्नौज को भी छुड़ाना था और अपनी बहन को भी बचाना था। तो इसने क्या किया, जैसे ही राज्य संभालता है तो इसने मालवा पर आक्रमण कर देता है। ये यहां से मालवा पर आक्रमण कर देता है। मालवा पर इसने आक्रमण किया और देवगुप्त की हत्या कर दी, देवगुप्त को मार दिया और अपनी बहन को इसने छुड़ा लिया। अपनी बहन को ये छुड़ा लेता है, कहां, अपनी बहन को ये छुड़ा लेता है। और बहन को छुड़ाने के बाद ये जब फिर इसने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया था, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में गौर वंश के शासक थे। यहां था बंगाल, ये बंगाल में गौर वंश का शासक था एक, जिसका नाम था शशांक। अब जो शशांक था वो देवगुप्त का मित्र था, देवगुप्त का मित्र था। तो जैसे ही उसको पता चला कि देवगुप्त को मार दिया है राज्यवर्धन ने, जब मार दिया है तो इसने क्या किया, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, धोखे से इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन तो मर गया। फिर उसके बाद आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर बैठता है तो उस समय हर्षवर्धन की आयु 16 वर्ष की थी। कितनी? 16 वर्ष की थी। 606 में ये राजगद्दी संभालता है और इसने 590 में इसका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व 590 में इसका जन्म हुआ था और 606 में ये गद्दी पर बैठता है, मात्र 16 वर्ष की आयु में। इसके कुछ सिचुएशनें बन गई थी, कुछ परिस्थितियों की वजह से इसको राजा बनना पड़ा। जो मंत्री संतरी थे, अब राजपाट संभालने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए पहले क्या होता था, अनुवांशिक रोग हुआ करता था, उसको अनुवांशिक रोग बोल सकते हैं, क्योंकि राजा का बेटे को ही राजगद्दी पर बैठना होता था, क्योंकि चाहे वो 10 साल का हो या 60 साल का हो, उससे मतलब नहीं होता था। तो जब राज्य करने लगा हर्षवर्धन, तो वो केवल 16 वर्ष की आयु थी उसकी। हर्षवर्धन की आयु क्या थी? 16 वर्ष की आयु में वह राजगद्दी पर बैठ गया और उसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। एक बात मैं बता दूं आपको, जो शशांक जो था, इसकी जो मृत्यु हो गई थी, शशांक ने अपने राज्य के दौरान जब इसने आक्रमण किया और उसको मार दिया, इसने राज्यवर्धन को मार दिया, तो राज्यवर्धन को मारने के साथ साथ इसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। एक नीच काम बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, आपको मैं बताता हूं। शशांक ने ये प्रश्न बहुत बार यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि शशांक ने ही जो बोध गया में बोधि वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, शशांक ने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था क्योंकि यह शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म मतलब ये शिव की पूजा करते थे और ये बौद्धों से नफरत करता था, और इसी कारण से इसने बोध गया में जाकर उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और हर्ष ने इससे फिर जब ये मारा गया, शशांक मारा जाता है, तो अपनी बहन को हर्षवर्धन ने उसकी कैद से मुक्त कराया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि सबसे पहले उनकी राजधानी कहां थी? वर्धन वंश की थानेश्वर। उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। बेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। मैंने पहले बताया, हर्षवर्धन के समय में बेनसांग भारत में आया था और हर्ष ने एक पुस्तक नाटक की रचना की थी। ऐसा नहीं था, वो एक कवि भी था। जो हर्षवर्धन है उसको एक कवि भी कहा जाता था। उसने कुछ नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये 3 नाटकों की इसने रचना की थी। इतिहासकारों का कहना है कि ये इसने खुद नहीं लिखा था, किसी से लिखवाया गया था अपने कवियों से और उस पर अपना नाम छपवा दिया था। लेकिन जो भी हो, अगर प्रश्न मिलेगा तो यही से मिलेगा, क्योंकि इसी का नाम मिलता है कि इसी ने लिखा था। लिखवाया जिसी से भी हो, लेकिन क्वेश्चन यहीं से मिलता है। तो हर्षवर्धन ने
एक अंतिम जो हिंदू शासक था, इतिहासकारों का कहना है हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक था। लेकिन इतिहास अगर देखें तो उसके बाद भी कई शासक होते हैं, वो शासन करते हैं हिंदुस्तान पर। लेकिन देखा जाए तो जो वर्धन वंश था वो पूरे लगभग भारत पर राज्य करता था। तो इसके बाद के जो राजा हुए, हिंदू राजा हुए, वो छोटे छोटे प्रांतों पर ही अपना राज्य करते थे। जो छोटे यहाँ का होता था वो गुजरात का होता था, वो गुजरात का होता था, जो मालवा का होता था मालवा। लेकिन इसके बाद पूरे भारत पर किसी ने राज नहीं किया। तो इनकी जो समानता है वो लगभग मौर्य काल से मिलती जुलती थी, क्योंकि मौर्य ने भी पूरे भारत पर राज किया था। लेकिन इनका राज्य फिर कम हो गया था, इतना नहीं था। लेकिन ये थानेश्वर, कन्नौज, मालवा और ये शशांक, जो शशांक था, यहां तक इनका, उड़ीसा तक इनका राज्य था, पश्चिम बंगाल तक इनका राज्य था। उसके बाद जो अंतिम शासक है हिंदू शासक, वो हर्षवर्धन को इतिहासकार मानते हैं। उसके बाद हुए लेकिन छोटे छोटे हुए, इतना बड़ा शासक नहीं हुआ। और ये इसने विभिन्न धर्मों की सभा का आयोजन करवाया था। अपने उसने सभागार बुलाया था और विभिन्न धर्मों के, कई धर्मों के, जिसमें बौद्ध भी थे, जैन भी थे, हिंदू भी थे, वैष्णव भी थे, तो सब धर्मों का इसने क्या कराया था, आयोजन कराया था। और ये हर 5 वर्ष बाद प्रयाग में एक समारोह लगाता था और उस समारोह का नाम होता था महामोक्ष परिषद। उसको क्या, हर 5 वर्ष के बाद ये प्रयाग में एक बहुत बड़ा समारोह लगाता था, उसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। फिर हर्ष का युद्ध, मैंने बताया कि हर्ष फिर नर्मदा नदी, यहां नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश करता है, दक्षिण भारत की ओर आने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन ने यहां पर इसको रोक लिया, नर्मदा नदी के किनारे इसको रोक लिया और एक युद्ध हुआ। यहां पर नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है और इसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है, हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो जीत जाता है। तो यहां तक था हमारा हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश, इसके संस्थापक बता दिए मैंने, इसके हमें स्रोत कहां से मिलते हैं वो आपको बता दिए, प्रमुख शासक बता दिए। तो ये इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।